जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक मिश्रा आज आपके साथ अपने चैनल पर साइंस प्रयोगशाला बाय शशांक सर पर आज आपके साथ फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग इससे पहले भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं और आज हम दोबारा अपने चैनल पर कुछ समय काफ़ी समय बाद जो है आज जुड़े हैं और अब आपके बोर्ड एग्जाम तक और बोर्ड एग्जाम के बाद भी अब आपको रेगुलर क्लासेस हमारे साइंस प्रयोगशाला चैनल पर मिलती रहेंगी, जिसमें आपको साइंस की क्लासेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री की और साथ साथ एक सरप्राइज भी है आपके लिए जो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस जैसा कि आप जानते हैं आपको मेरे द्वारा मिलती रहेंगी। तो आइए इसी क्रम में आज की हम पहली क्लास आपके लिए बताते हैं और पहली क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड से संबंधित वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या डेरिवेशंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि समय व्यस्त करते हुए मैं आपको बातें बताता हूँ कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आपको करना क्या है। बोर्ड एग्जाम में आपको बस उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, आप प्रिपरेशन करते वक्त, रिवीजन करते वक्त उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है जिन पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब अगर आप कोई भी चैप्टर पूरा पढ़ने के लिए जाएंगे तो इतना समय आपके पास नहीं है कि वो पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर पाए। इसलिए आप हमारे साथ आइए और हम केवल उन्हीं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे या उन्हीं मुख्य चीजों पर चर्चा करेंगे जिनके साथ हमारा बोर्ड एग्जाम सबसे धांसू हो जाए। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में हम। और आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसी के लिए तो डेरिवेशन कौन सा है, तो वो है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। देखिए रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, कहते हैं when the light ray goes from one medium to second medium then it bends towards the normal or away from the normal is called refraction। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इस प्रकाश के अपवर्तन की कहानी में स्फेरिकल सरफेस कहां से आ गया, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया था वो बताया गया था कि अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस हो तो प्लेन सरफेस में क्या होता था। अब हम मानते हैं कि हमारे पास एक मीडियम ये है, मीडियम फर्स्ट, और ये मीडियम सेकंड, और ये है मीडियम फर्स्ट मान लेते हैं। तो अगर हमारी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, ठीक है, तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित होती है। अब विचलित होने का मतलब या तो जाना उसको ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन या तो वो दूर हट जाएगी और या तो वो अभिलंब के पास आ जाएगी। ये होता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल होता है ऐसा तल या ऐसा एंगल, ऐसा तल जो तल के साथ 90 का कोण बनाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अभिलंब कह देते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। लेकिन यही रिफ्रैक्शन जब स्फेरिकल सरफेस में आता है तो क्या करता है, आइए देखते हैं। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये रहेगा, ये भी रहेगा। तो ये आता है रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस में हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये है हमारे पास स्फेरिकल सरफेस के द्वारा मिलने वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को निकालना कैसे, आएगा कैसे, उसकी बात करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला हमें कैसे मिलने वाला है, तो इसके लिए सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होती है डायग्राम। ये मान के चलिए आप कि ऑप्टिक्स के जितने भी रे ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशन है वो सबके सब उसी के डायग्राम पर डिपेंड करेंगे। अगर आपने डायग्राम बना लिया भाई साहब तो ये मान कर चलिए कि आपका न्यूमेरिकल या आपका डेरिवेशन तो सॉल्व होना ही होना है सही सही। बस डेरिवेशन के लिए या न्यूमेरिकल के लिए आपको उसका डायग्राम बहुत सही बनाना है। डायग्राम गलत हो गई तो वैल्यू गलत हो जाएंगी और कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो इसलिए डायग्राम पे ज्यादा ध्यान देने का है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं क्या होगा। हम मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम, अभी हमने दो मीडियम लिए थे, वहां एक कैसा लिया था, प्लेन। लेकिन यहां देखो एक मीडियम ये है ना भैया,
एक मीडियम बाबू ये है और एक मीडियम ये है। तो ये है हमारा मीडियम नंबर फर्स्ट और ई हो गया मीडियम नंबर सेकंड। तो आप एक बात समझिए, इस मीडियम में हमने जो सरफेस लिया है कैसा ले लिया है, ये हमने ले लिया है कॉन्वेक्स सरफेस। कैसा ले लिया है, कॉन्वेक्स। कैसा ले लिया भैया, कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया है। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे सरफेस हमने लिया और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, है ना, और कलर कर देते हैं थोड़ा सा चेंज। तो E रहा पॉइंट P, G रहा, ठीक है। इसको हम कहते हैं पोल ऑफ द सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, पोल ऑफ द सरफेस। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से ये हम खींचते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आप ध्यान देना, हमारे पास दो मीडियम है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो कि रहा यहां, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें बनानी है इमेज भैया। क्या बनानी है, इमेज। तो आप ध्यान दीजिएगा, इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम, लाइट रे। अब एक बात याद रखिएगा, इमेज बनने के लिए दो तरंगों का मिलना बहुत आवश्यक है। तो मिलेंगी कैसे, अगर हम यहां से ये लाइट रे सीधे ले जाते हैं, तो जैसे ही ये लाइट रे एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो अपवर्तन होना जरूरी है। अब अपवर्तन होगा तो इसके लिए हमें जाना होगा कि आखिर अपवर्तन का नियम क्या कहता था। तो कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण, ये हमने मान लिया जो मीडियम है इसका अपवर्तनांक है n1 और ये जो हमारा मीडियम है इसका अपवर्तनांक है n2। एक बात याद रखिएगा, इन तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो हमेशा याद रखिएगा, या डेरिवेशन में भी, जिससे प्रकाश किरण चलती है उसे n1 माना है और जिसमें आपकी प्रकाश किरण जाती है उस माध्यम को आप n2 मानेंगे, ठीक है ना। उस माध्यम का अपवर्तनांक n2 ही मानेंगे आप, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करते वक्त भी आपको गड़बड़ ना हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारी कोई प्रकाश किरण इस सरफेस पर अगर आपतित होती है, तो अब दूसरे माध्यम में जाते वक्त यहां पर हमारे पास इस सरफेस का है केंद्र। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से हम एक अभिलंब खींचेंगे और ये अभिलंब जो होगा, आप जानते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है वो उसकी रेडियस होती है, ठीक है ना। जब स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं, गोलीय सरफेस की बात करते हैं, तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो उसका लंब होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो त्रिज्या हमने खींची यही हमारा लंब हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए ये प्रकाश किरण क्या बेंड होगी, तो बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि ये सरल से कहां जा रही है, सघन में जा रही है। कहां जा रही है, सघन में जा रही है। तो अगर आप देखें तो इसको अगर ये सीधे जाती, तो देखिए मैं आपके साथ पॉइंट रख रहा हूं, ये सीधे जाती तो इस प्रकार जाती, लेकिन ये सीधे जाएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर कुछ झुक जाएगी, क्योंकि ये निर्वात से या सरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो सरल से सघन में जाने में प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये गई यहां पर, और यहां पर आप देखेंगे पहली किरण गई, यहां पर इसने कट किया। दूसरी किरण मानते हैं कि वो पोल से जा रही है। कहां जा रही है भैया, पोल से। तो अगर यही किरण हम मान लें कि ये सीधे पोल से होते हुए जाएगी, तो आप ध्यान दीजिएगा ये किरण जाकर ये दोनों आपस में कहां मिल गई, यहां मिल गई भैया। और जहां दो किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आई को हम इमेज लिखते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ये तीन चीजें आपको स्पष्ट दिख रही होंगी, एक ऑब्जेक्ट, एक आई, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ध्यान देना, सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, केंद्र है ना ये, तो केंद्र से उसकी परिधि तक की डिस्टेंस क्या होती है, त्रिज्या। क्योंकि ये वक्रता केंद्र है इसलिए इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर। क्या कह देंगे, आर कह देंगे। सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसे हम पढ़ते हैं भैया यू। क्या कहते हैं, यू, ठीक। और आप जानते हैं कि यहां पर ये आर है और ये यू है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, अभिलंब है, ठीक है ना। क्या है, अभिलंब है, मतलब नॉर्मल है। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं एम। क्या बोल देते हैं, एम। और यहां से डालते हैं इस पर क्या, अभिलंब। और तो आप ध्यान देना कि यहां पर जो हमने लंब डाला है इसको मान लेते हैं पी डैश। क्या मान लेते हैं, पॉइंट पी डैश। तो एक बात आप बहुत ध्यान से प्रेम से देखिएगा कि ये जो पी पॉइंट है और जो पी डैश है ये बहुत पास दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक अजम्पशन मानते हैं कि पी और पी डैश में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब पी को पी डैश या पी डैश को हम पी कह सकते हैं। इस बात को अभी से गांठ मार लीजिएगा, आगे काम आएगी। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये इमेज बन गई है, जिसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था,
तो जो ये कोण होगा, इस कोण को हम कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं भैया? अल्फा कहते हैं। और ये जो दूसरा कोण आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कोण कहलाता है बीटा। क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। और इस तीसरे कोण को जो इमेज बना रहा है, इसे हम कह देते हैं गामा। क्या कहते हैं? गामा कह देते हैं। तो ये तीन तरह के कोण आपको यहाँ दिख रहा है, अल्फा, बीटा और गामा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी कौन सी किरण थी भैया? आपतित किरण थी। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण कौन सा होता है? बोलिए ना, बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया आपका आपतन कोण, जिसे हम कहते हैं θ1। ठीक है। अब ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण कैसा हो जाएगा भैया? तो अभिलंब व अपवर्तित किरण के बीच बना कोण कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका θ2। इसे हम जिसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो ये हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। इंसिडेंट एंगल एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, तो ये बात हो गई आपके, और क्या कहते हैं, आपके डायग्राम की। अब डायग्राम के सहारे ही हमें अपनी पूरी कहानी रचनी है। तो उसके लिए अब क्योंकि ये तो हम कर नहीं जा रहे हैं, तो इसको अभी हम प्रूव कर ही देंगे। इसके लिए हम इसको अभी यहां से इनको गायब कर देते हैं, है ना। और ये रहा भाई, इनको कर देते हैं हम गायब। ठीक है भैया, अब इनको कर देते हैं थोड़ा सा शिफ्ट ना भाई। ये बात ओहो पूरा ही जाएगा क्या? कुछ केवल इतना नहीं जा सकता, रुकिएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप करते हैं शिफ्ट। हाँ ये रहा, ठीक है ना। इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा कर दिया है छोटा, ताकि जो है आपके लिए इन बातों को समझ पाना थोड़ा आसान हो। ठीक है, नहीं तो इस बोर्ड में सारी बातें आती नहीं आपके सामने। ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको कर देते हैं, और ये बात ये भाई हो गया है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां तक कि आपके सामने जो आपको दिया गया डायग्राम है, इसी डायग्राम पर हम चलते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज जहां से हमें स्टार्ट करना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है भैया, है ना। और वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, तो स्टार्टिंग करने वाले हैं लोग यहां से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हो गया डायग्राम। अब डायग्राम के बाद कहानी आती है, इस डायग्राम से हमें क्या क्या दिख रहा है, उस डायग्राम के अनुसार हम कैसे चल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, कौन कौन से एंगल लेने हैं, कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, वो ध्यान दीजिएगा। पहला हमें जो ट्रायंगल लेना है वो लेना है ओ एम और सी। कौन सा लेना है? ओ एम और सी। तो आप कह दीजिएगा इन ट्रायंगल ओ एम एंड सी। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आपने मैथ में एक जो प्रमेय पढ़ी होती है कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में ओ एम और सी में ये जो अल्फा और बीटा है, इनका योग किसके बराबर होगा? तो आप कह देंगे थीटा के बराबर होगा। दो त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है? तृतीय कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं इस स्थिति में कि θ1 बराबर होगा किसके? अल्फा प्लस बीटा के। ये हो गए भैया आपके पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कहां से बनी? तो एक और आपको ट्रायंगल देखना है, वो कौन सा होगा भैया? वो हो जाएगा ओ एम और आई। ओ एम और आई, ठीक है ना। नहीं, ओ एम आई लेकर आप क्या लेंगे? सी एम और आई ले लेंगे। ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल आपके सामने क्या हो जाएगा? ट्रायंगल सी एम और आई हो जाएगा। तो सी एम और आई में अगर आप देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा θ2, ये हो जाएगा आपका गामा, ये बराबर होगा किसके? बीटा के। क्यों? कहता है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो दो अंतः कोण कौन से हो गए? θ2 और गामा, ये अंतः कोण है दोनों, और ये बाह्य कोण
बीटा के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब गामा और थीटा टू बराबर हो गया किसके, किसके, बीटा की। तो आप कह सकते हैं कि थीटा टू प्लस गामा इज इक्वल टू द बीटा। ठीक है, ये बीटा के बराबर होगा। हमें केवल थीटा की वैल्यू चाहिए, क्यों ना तो हम थीटा ही ले लें। तो थीटा टू बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे बीटा माइनस गामा हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत परेशानी है, आपत्ति है ना, होनी भी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास थीटा वन और थीटा टू की कहानी जमा। अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पर, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आखिर और कौन कौन सी वैल्यूज में दे रखी हैं। तो एक बात आप समझिए, यहां पर हमको एक ही चीज पता है, और वो क्या, कि यहां अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन हो रहा है मतलब स्नेल का नियम लग सकता है। क्या लगता है, स्नेल का नियम लग सकता है। तो स्नेल का नियम कैसे लगेगा, तो और देखते हैं। तो स्नेल का नियम से कहता है, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल लॉ के अनुसार, तो अगर हम स्नेल नियम के अनुसार चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस माध्यम का अपवर्तनांक व कोण इनटू बराबर इस माध्यम का अपवर्तनांक इनटू इस माध्यम का कोण, ये होता है आपका नियम। तो आप क्या कह सकते हैं कि n1 इंटू साइन थीटा वन बराबर होगा n2 इंटू साइन थीटा टू के। ठीक है भैया, है ना। अब एक बात समझिएगा, यहां पर एक एजम्पशन काम आता है, क्या, वो कहता है कि यदि ये जो किरणें हैं वो पैराएक्सियल हो, पैराएक्सियल का मतलब होता है उपाक्षीय किरणें, जो इस तल के बहुत पास हो, तल के बहुत पास हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये तल के बहुत पास होंगी ना, तो ये बनने वाले कोण थीटा वन और थीटा टू बहुत छोटे होंगे। क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो आप कह सकते हैं यदि, ध्यान देना, यहां पर मैं आपको एजम्पशन लिख के देता हूं, यदि किरणें क्या हो, उपाक्षीय हो, यदि किरणें उपाक्षीय हो, तो आप देखेंगे कि यहां पर थीटा वन और थीटा टू बहुत स्मॉल हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं थीटा वन व थीटा टू इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे। तो अगर ये दोनों बहुत छोटे हो गए भैया, तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा को थीटा वन और साइन थीटा टू को साइन थीटा टू को थीटा टू लिख देंगे। ठीक, तो थीटा वन को थीटा, साइन थीटा वन को थीटा वन और साइन थीटा टू को थीटा टू लिख देंगे भैया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर n1 इंटू थीटा वन बराबर n2 इंटू थीटा टू कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भैया। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, तो हो जाएगा n1 इंटू थीटा वन बराबर n2 इंटू थीटा टू हो जाएगा भैया इस स्थिति के लिए। तो अगर इस स्थिति के लिए ऐसा है, तो आप यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि थीटा वन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो n1 और इंटू हो जाएगा भैया अल्फा प्लस बीटा और बराबर होगा n2 ब्रैकेट में थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। अब आप कहेंगे कि अगर हमें इनमें रिलेशन निकालना है तो हमें क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा और गामा की। आधा काम हो गया। सबसे पहला काम क्या किया था हमने, दो त्रिभुज लिए, कौन कौन से, ओ एम, और एक बार हमने लिया सी और एक बार लिया सी एम और आई। दोनों से हमने एक्सटर्नल एंगल निकाले, एक्सटर्नल एंगल थीटा वन और थीटा टू। ठीक है, यहाँ पर थीटा वन था एक्सटर्नल एंगल और यहाँ तक बीटा, दोनों से हमने निकाले और थीटा वन थीटा टू की वैल्यू निकाल ली। स्नेल का नियम लगा दिया। स्नेल के नियम में थीटा अगर बहुत छोटे हो, एंगल बहुत छोटे हो, तो साइन थीटा वन को थीटा वन और साइन थीटा टू को थीटा टू कह दिया। ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास n1 इंटू थीटा वन और n2 इंटू थीटा टू निकल आया, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अल्फा बीटा गामा के मान कहां आएंगे भैया और कैसे आएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। अल्फा क्या है, अल्फा है एक त्रिभुज हमें दिख रहा होगा, ये ओ, ये और एम और ये आपका फिर। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो अगर हम माने कि ये जो हाइट आपको दिख रही है, इस हाइट को हम मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस हाइट को मान लेते हैं h, छोटी सी हाइट में h क्या है, h है। तो आप ध्यान देना, इस हाइट को अगर हम h मानते हैं और ये p डैश जो है बहुत
क्लोज है पी के, तो हम पी को पी डैश या पी डैश कह सकते थे, मैंने कहा था आपसे पी को पी डैश या पी डैश को पी कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए ये एच मान ली हमने ऊंचाई, तो ऐसे में इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर लंब और बटे आधार हो जाएगा भैया। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज, है ना, इसको थोड़ा सा जो है हम लोग बड़ा कर लेते हैं, है ना, ये बात, और कलर थोड़ा कर दे चेंज, ये रहा भैया, है ना। आओ देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल आपका है ओ एम और पी में, तो ओ एम और पी में, ठीक है। क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा h और आधार क्या है हमारा u, तो h अपॉन u हो जाएगा। ऐसे ही अगला एंगल हमारे पास क्या दिख रहा है भैया, तो h और अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा एक हमारे पास, तो अगला ट्रायंगल हो जाएगा o, नहीं o से ना लेकर दूसरा हम लेते हैं ट्रायंगल पी एम और सी को, ठीक है ना, पी एम और सी को लेते हैं भैया। तो यह हो जाएगा ट्रायंगल पी एम और सी में, तो ट्रायंगल पी एम सी में अगर हम देखें तो यहां से tan बीटा मिल जाएगा, बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आप ध्यान दीजिएगा ठीक है ना, वो सरफेस ही गायब हो गया था, हम कहे कहां चला गया भाई, है ना। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने कौन सा लिया था भैया, ये था आपका एम पी और सी, एम पी और सी में, ठीक है, इस ट्रायंगल में लें। तो आप ध्यान दीजिएगा एम पी और सी में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan बीटा, बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ध्यान दीजिएगा tan बीटा बराबर लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका h और आधार हो जाएगा आपका कितना r। और एक बात ध्यान दीजिएगा भैया, है ना, यहाँ पर जो आपने दूरी ली थी, क्योंकि वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में जितनी दूरियां होती है वो माइनस की होती है, और आपतित किरण की दिशा में जितनी दूरियां होती है वो प्लस की होती है। तो उस तरफ वाली दूरियां प्लस की होंगी और इस तरफ वाली माइनस की होंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस यू ले लीजिएगा, और ये हो जाएगा tan बीटा बराबर h अपॉन r, क्या हो जाएगा h अपॉन r हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है आपका ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा आई एम और पी, तो ट्रायंगल आई एम और पी की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका ये वाला एंगल जिसे हमने पढ़ा गामा। तो गामा क्या हो जाएगा भैया, गामा बराबर क्या हो जाएगा लंब और बटे आधार, क्योंकि ये इमेज बनी थी तो इमेज तक की डिस्टेंस कितनी होती है, v होती है। तो आप जानते हैं कि दर्पण से या किसी भी सरफेस से जो इमेज बनती है, सरफेस से इमेज तक की दूरी, पोल से इमेज तक की दूरी कितनी होती है, v होती है। तो ये कितना हो जाएगा लंब यानी h, तो हो जाएगा tan गामा बराबर h अपॉन v, h अपॉन v हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक हम पहले से ही एजम्पशन ले रखे हैं कि क्योंकि ये उपाक्षीय किरणें हैं तो थीटा 1 और थीटा 2 बहुत छोटे होंगे, ऐसे ही अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे एंगल होंगे। जब थीटा 1 थीटा 2 ही बहुत छोटे बने हैं बाबू, तो ये बताओ कि अल्फा और बीटा और गामा भी क्या बनेंगे, बहुत छोटे बनेंगे। और अगर ये छोटे बने होंगे तो ऐसी कंडीशन में हम tan थीटा को भी क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो इसी तरह आप ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको ये आप यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, है ना, यहाँ तक की बातों को मैं हट जाता हूं और नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आप ध्यान देते हैं, तो इसके बाद अब इसको देते हैं हम थोड़ा सा मिटा, ताकि ये रहा भाई गायब ना भैया, ये हो गया गायब, फिर से आते हैं इसके ऊपर। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने माना था क्योंकि, तो आप कह सकते हैं क्योंकि, ठीक, अल्फा बीटा एंड गामा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। क्यों छोटे थे भैया, छोटे इसलिए थे क्योंकि हमारे पास किरणें जो है वो उपाक्षीय किरणें हैं, वो बहुत पास है तल के। जो ऐसी किरणें जो मुख्य अक्ष के बहुत पास होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, उपाक्षीय किरणें कह देते हैं, ठीक है।
तो आप ध्यान दीजिएगा बहुत छोटी होंगी, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपका tan अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा के, तो tan अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं, ऐसे ही tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं भैया, बीटा लिख सकते हैं, और tan गामा को हम क्या लिख सकते हैं, तो गामा लिख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा h अपॉन माइनस यू, बीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया वैल्यू के हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे, बीटा बराबर हो जाएगा h अपॉन r हो जाएगा भैया, और गामा बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा h अपॉन v। अब क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है n1 अल्फा n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस गामा, इसी में हम मान रख देते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इससे पहले हमने एक मान लिया था शायद, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर भैया, ठीक है ना, तो जैसे आप समीकरण 2 में रखेंगे आकर, तो कितना हो जाएगा बोलो, n1 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा h, अल्फा की जगह h अपॉन माइनस का u हो जाएगा, प्लस बीटा, बीटा होता है आपका h अपॉन r, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, n2, और ये हो जाएगा आपका बीटा, बीटा बराबर कितना दिया था भैया, फिर से लिख देते हैं h अपॉन r हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा बाबू कितना, गामा, गामा बराबर हो जाएगा h अपॉन v हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कलरिया कर देते हैं इसका चेंज, ताकि जो है और अच्छा लगे, है ना, चमकता दमकता रहना चाहिए हर चीज। चलिए, तो ये देखिए ये हो गया। अब जैसे इसको हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो आप ध्यान दीजिएगा एक बार, इसको पहले h कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा n1 इंटू एच, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का u, और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन r, यहाँ से भैया हम कॉमन करते हैं n2, और कॉमन कर लिया था हमने h, क्या करते हैं h कर लेते हैं कॉमन, तो आप ध्यान दीजिएगा जैसे h कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन r, और ये हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस 1 अपॉन v हो जाएगा भैया, तो h से h हो जाएगा हमारा कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा s से h कैंसिल, अंदर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा n1 अपॉन माइनस का u, ये हो जाएगा प्लस n1 अपॉन r, और ये बराबर हो जाएगा किसके, n2 अपॉन r, और n2 अंदर जाएगा माइनस का n2 अपॉन v हो जाएगा भैया। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या है, अब इतने में अगर देखें आप, ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये n1 अपॉन माइनस का u प्लस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, ये भी r है, ये भी r है, इन दोनों को एक पास ले जाया जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा ये माइनस वाला उठाकर इधर ले आएंगे, और ये वाला प्लस उधर वाला उधर ले जाएंगे, ठीक है, या इधर से इधर इसको ले जाए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को उठाकर आगे ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को हम कर देते हैं थोड़ा सा गायब, क्योंकि अब तो आपको आ ही गया होगा, है ना, नोट तो आपने कर ही लिया होगा, और इसी के साथ ये आते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इस वाले सेक्शन से हम देखते हैं कि ये यही रहेगा, इसको उठा के इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन r ना भैया, ठीक है, n2 अपॉन v, सॉरी, है ना, उठाते हैं यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, तो n2 अपॉन v को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा n2 अपॉन v, और इसको यही रखते हैं, तो हो जाएगा माइनस का n1 अपॉन u, ठीक है, और इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से n2 अपॉन r पहले से लिखा हुआ है, ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का है ना, तो उधर जाएगा माइनस का n1 अपॉन r, तो बराबर हो जाएगा n2 अपॉन r और माइनस का n1 अपॉन r। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा n2 अपॉन v माइनस का n1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो r आ जाएगा, और ये हो जाएगा n2 माइनस n1। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपके सामने यही फॉर्मूला पहले लिखा था कि अगर किसी गोलीय दर्पण द्वारा, सॉरी दर्पण ना कहकर किसी गोलीय तल द्वारा अगर अपवर्तन होता है, क्या होता है, अपवर्तन, तो आप उसके लिए फॉर्मूला क्या अपनाएंगे, तो वो हो जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब आप कहेंगे इसका काम कहाँ आता है, कहाँ यूज आता है, तो देखिए इसका बोर्ड एग्जाम में कहाँ काम है,
तो डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। और इसके क्वेश्चन जो आपने वो एनसॉल्व देखे होंगे, और एनसॉल्व में आपने क्वेश्चन देखे होंगे उसके, जब आपको एक बुलबुला देता है पानी का, कि पानी के बुलबुले के अंदर जो एक बिंदु है उसकी इमेज कहां बनेगी, तो पानी के बुलबुले की वजह से जो अपवर्तन होगा वो इसी नियम से आएगा भैया, ठीक है ना। लेंस मेकर फार्मूला इसी फार्मूले से आएगा, यानी कि हर चीज इस फार्मूले से चलनी है, तो इससे बहुत सारे डेरिवेशन भी बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो उसके लिए आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था। क्या पहली चीज, N1 किसको मानते हैं, तो जिससे प्रकाश किरण चलती है, जिस माध्यम से, उसे मानते हैं N1, और जिस में जाती है उसे मानते हैं N2। उसे क्या मानते हैं, N2। जैसे चली कहां से थी, तो आप देखिएगा इससे, और गई थी मीडियम 2 में, तो उसको N2 माना और इसको N1। अगर इधर से चलती तो इसको N1 मानते और इसको N2 मानते। क्लियर है मेरी बात, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे काम आएगी, ठीक है ना। तो ये रही आज आपकी, ये रहा आपका डेरिवेशन। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर लें, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, तो डिजिटल सुविधाएं हैं आपके पास, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये आज आपके लिए डेरिवेशन था, और आज की क्लास एक ही डेरिवेशन के साथ हम आपके साथ समाप्त करना चाहेंगे, ठीक है ना। और बहुत जल्द क्या, आप तो रोज ही आपके चैनल पे आपको क्लास मिलती रहेंगी, है ना। चैनल तो आपको याद ही, साइंस प्रयोगशाला बाय शशांक सर। और इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि आज आपके साथ मुझे एक और बात शेयर करनी है, वो ये कि आपके लिए सरप्राइज कि अभी तक आपको हमारे चैनल पर केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आपको हमारे चैनल पर केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं, उसके साथ साथ मैथ की भी धुरंधर क्लासेस मिलती है ना। जिसके साथ आप देखें तो मैथ की भी तैयारी आपकी जो बोर्ड की है बिल्कुल धुरंधर वाली होगी, धुआंधार होगी। और उसी क्रम में आज मैं आपको मिलाता हूं आपके मैथ वाले सर से, ठीक है ना। मैथ मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैथ आपके मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, और मैं सर को बुलाता हूं। तो आ जाइए सर, जो है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच हमारे मैथ वाले सर अभय सर आ चुके हैं, ठीक है। और ये आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ, और हमारे चैनल पर आपको रेगुलर मैथ की क्लासेस और उसके साथ साथ आपकी जो साइंस की क्लासेस हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के दृष्टि से जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी ही मैं आपको करवाने वाला हूं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी से लेकर अंत तक बोर्ड के एग्जाम तक बने रहते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, फिर चाहे वो मैथ में हो, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री में हो। तो मैथ की बातें कुछ सर से भी आप पूछ सकते हैं। और हाँ, जिन बच्चों को हमसे ऑफलाइन जुड़ना है तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं मैं उनसे ये भी कहूंगा कि अगर उनको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ठीक है, जो बच्चे कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के प्रत्येक क्वेश्चन का, चाहे वो मैथ का हो चाहे साइंस का हो, मैथ के क्वेश्चन का मैथ वाले सर जवाब देंगे और साइंस का मैं आपको जवाब दूंगा। तो किसी भी प्रकार की क्वेरी जो आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित हो उसके लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और इसी के साथ बहुत जल्द जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम अंत होगा उसके साथ आप देखेंगे एक एग्जाम आता है CUET, उसकी भी क्लासेस हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए अब बने रहे हमारे चैनल पर। और अब तो सुविधाएं डिजिटल हो चुकी हैं तो और भी मजा आने वाला है हमारे साथ। तो इस सफर में आइए आपको मैथ वाले सर से बात करा देते हैं। तो सर जो है आप बच्चों को बता दीजिए कि जो है मैथ की भी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है ना। और मैथ के बारे में सर आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सर प्लीज बता दीजिए आप कुछ। सबसे पहले जय हिंद साथियों, बच्चों। सबसे पहले जय हिंद बच्चों। आज के बाद से कल से आपकी मैथ की भी रेगुलर क्लास शॉर्टकट में आपको प्रदान की जाएंगी, जिसके साथ साइंस के बाद मेरा क्लास मैथ का होगा, जिसमें हम हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कल से, ठीक है। उसमें हम शॉर्टकट में आपको हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते जाएंगे, जिससे आपके बोर्ड से पहले ही सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के साथ नहीं खत्म हो पाएंगे, लेकिन इसके साथ जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जैसे हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो बोर्ड से पहले ही हर एक दिन में हर एक चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, जिससे देखिए पूरा चैप्टर तो या पूरा सिलेबस करा पाना 18 दिन के अंदर, है ना, बनाने के लिए तो क्लास ऐसे ही बना दी जाती है पूरे दिन की क्लासेस खत्म, है ना। साल भर की मेहनत एक दिन में नहीं होता है।
है ना। 10-12-15 दिन हमारे पास है। मैं आपसे रियलिटी में बात करूंगा कि जो है आपकी क्लासेस आपको मिलेंगी और इसमें मैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इन पे बात मैं करूंगा। और इन्हीं के साथ हमारी क्लास आज की समाप्त करता हूं मैं। और आपकी रेगुलर क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।